हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आज आपको पॉश कानून के बारे में पूरी जानकारी देने की कोशिश करूंगी। इस वीडियो में आखिर तक बने रहिए। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर ले। आइए जानते हैं पॉश एक्ट के बारे में। यौन उत्पीड़न क्या है? व्हाट इज सेक्सुअल हैरासमेंट? यौन उत्पीड़न को अनुचित यौन व्यवहार के रूप में परिभाषित किया गया है जो अपमानजनक, शर्मनाक या धमकी भरा है। यह लिखित, मौखिक या भौतिक हो सकता है और यह व्यक्तिगत रूप से या ऑनलाइन हो सकता है। लिंग की परवाह किए बिना किसी के साथ भी यौन उत्पीड़न हो सकता है। यौन उत्पीड़न को भेदभाव माना जा सकता है, चाहे वह नौकरी, स्कूल या विश्वविद्यालय में हो। यौन उत्पीड़न तब हो सकता है जब आपकी सहमति के बिना आपको छूना, पकड़ना या अन्यथा शारीरिक संपर्क बनाना, आपसे यौन टिप्पणी करना, आपसे सेक्स के लिए पूछना या यौन संबंध बनाना, आपको अशिष्ट और आपत्तिजनक सामग्री प्रदर्शित करते हुए घूरना, आपके प्रति यौन इशारों या विचारोत्तेजक शरीर की हरकतें करना, अपने आसपास या आप पर यौन चुटकुले और टिप्पणियां करना, आपकी सेक्स लाइफ के बारे में सवाल करना और यौन टिप्पणियों के साथ आपका अपमान करना। कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न क्या है? What is sexual harassment at workplace? कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न को एक अवांछित यौन गतिविधि के रूप में जाना जाता है। कार्यस्थल में यौन उत्पीड़न दुनिया भर में एक व्यापक समस्या है, चाहे एक विकसित, विकासशील या अविकसित देश में महिलाओं के खिलाफ अपराध दुनिया भर में स्थानिक है। यह एक वैश्विक मुद्दा है जो पुरुषों और महिलाओं दोनों को नकारात्मक रूप से प्रभावित करता है। खासकर महिलाओं में यह आम होता जा रहा है। यही कारण है कि उन्हें कन्या भ्रूण हत्या, मानव तस्करी, पीछा करना, यौन शोषण, यौन उत्पीड़न और उनमें से सबसे भयानक अपराध, बलात्कार जैसे अत्याचारों का शिकार होना पड़ता है। किसी को उसके लिंग के आधार पर परेशान करना गैरकानूनी है। किसी भी सरकारी या निजी क्षेत्र के संगठन, सुविधा आदि को कार्यस्थल माना जाता है। इसमें असंगठित और घरेलू कर्मचारी, अस्पताल भी शामिल है। किसी भी खेल संस्थान, स्टेडियम या परिसर में नौकरी के दौरान कर्मचारी द्वारा दौरा किया गया कोई भी स्थान इत्यादि। कार्यस्थल में यौन उत्पीड़न के प्रभाव, इफेक्ट्स ऑफ सेक्सुअल हैरासमेंट इन द वर्कप्लेस। यौन उत्पीड़न के शिकार अक्सर तनाव, उदासी और चिंता जैसी भावनात्मक और मनोवैज्ञानिक पीड़ा का अनुभव करते हैं। उनमें अक्सर कम आत्मसम्मान और आत्मविश्वास होता है। नींद और भूख में कमी, वजन में बदलाव, मतली और सिरदर्द जैसी शारीरिक स्वास्थ्य समस्याएं हो सकती हैं। यौन उत्पीड़न का शिकार की नौकरी के प्रदर्शन और करियर पथ पर भी नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। कुछ लोग डर और आत्मविश्वास की कमी के कारण नौकरी से पीछे हट सकते हैं और सहकर्मियों से अलग हो सकते हैं। वे देर से आने, अनुपस्थित रहने, व्यस्त रहने और अपनी जिम्मेदारियों की अवहेलना करने के लिए अधिक प्रवृत्त होते हैं। यौन उत्पीड़न किसी कंपनी के लिए हानिकारक भी हो सकता है। जब कार्यस्थल में भेदभाव और उत्पीड़न मौजूद होता है तो हर कोई पीड़ित होता है। कर्मचारियों की अनुपस्थिति, कम मनोबल, गपशप, विरोध, तनाव और चिंता सभी उत्पीड़न के कारण होते हैं। कम उत्पादकता उन कार्यस्थलों में अधिक विशिष्ट है जहां यौन उत्पीड़न प्रचलित है। यौन उत्पीड़न को उचित रूप से रोकने और हल करने में विफलता के कारण महंगे मुकदमे हो सकते हैं। कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न से निपटने के उपाय, मेजर्स टू डील विद सेक्सुअल हैरासमेंट एट वर्कप्लेस। समाज में महिलाओं के लिए कोई भी कानून लागू होने से पहले लोगों का नजरिया बदलना होगा। इस कानूनी निष्पादन के परिणामस्वरूप अवांछित यौन गतिविधि से सुरक्षा मिलती है।
संगठन के सभी स्तरों पर यौन उत्पीड़न को रोका जाना चाहिए और यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि महिला कार्यकर्ता सुखद माहौल में काम करें। प्रत्येक कर्मचारी को यह समझना चाहिए कि प्रत्येक महिला कर्मचारी को कार्यस्थल में सुरक्षा की भावना प्रदान करना उसकी कानूनी जिम्मेदारी है। महिलाओं को यौन उत्पीड़न की रिपोर्ट करने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए यदि उन्हें लगता है कि इससे उन्हें किसी भी तरह से नुकसान हो रहा है, और उन्हें इस बात से अवगत कराया जाना चाहिए कि उनकी शिकायतों का उपहास या किसी भी प्रकार की धमकी नहीं दी जाएगी। महिला कर्मचारी के साथ सीधे संबंध में एक सुस्थापित शिकायत चैनल होना चाहिए। महिलाओं को अपनी कामकाजी परिस्थितियों पर असंतोष व्यक्त करने में संकोच नहीं करना चाहिए। ऐसी सभी शिकायतों को शिकायत समिति द्वारा गंभीरता से लिया जाना चाहिए और उचित समय सीमा के भीतर आवश्यक कार्रवाई की जानी चाहिए। महिला श्रमिकों को यौन उत्पीड़न के बारे में बोलने से नहीं डरना चाहिए और यह उनकी जिम्मेदारी है कि वे इस तरह के किसी भी व्यवहार की शिकायत समिति को तुरंत सूचित करें। संगठन के सभी स्तरों को यौन उत्पीड़न विरोधी नीतियों और प्रक्रियाओं के सकारात्मक निष्पादन के लिए प्रतिबद्ध होना चाहिए। सभी शिकायतों को गुप्त रखना शिकायत समिति की जिम्मेदारी है। प्रत्येक कंपनी को पुरुष और महिला दोनों कर्मचारियों को यौन उत्पीड़न जागरूकता प्रशिक्षण प्रदान करना चाहिए। यह पारस्परिक शिक्षा एक शत्रुतापूर्ण वातावरण के निर्माण में सहायता करेगी और कर्मचारी सहज महसूस करेंगे। इस प्रशिक्षण में महिलाओं पर यौन उत्पीड़न के परिणामों को भी शामिल किया जाना चाहिए। शी बॉक्स यौन उत्पीड़न इलेक्ट्रॉनिक बॉक्स शी बॉक्स भारत सरकार द्वारा यौन उत्पीड़न शिकायतें दर्ज करने की सुविधा के लिए संगठित या असंगठित निजी या सार्वजनिक क्षेत्रों में रोजगार की स्थिति की परवाह किए बिना प्रत्येक महिला के लिए संपर्क का एक बिंदु प्रदान करने का एक प्रयास है। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने यौन उत्पीड़न इलेक्ट्रॉनिक बॉक्स शी बॉक्स की स्थापना की। कोई भी महिला जिसने काम पर यौन उत्पीड़न का अनुभव किया है, शिकायत दर्ज करने के लिए इस लिंक का उपयोग कर सकती है। जब शिकायत शी बॉक्स में की जाती है, तो इसे स्थिति की जांच करने के लिए अधिकार क्षेत्र वाले उपयुक्त अधिकारियों को सीधे भेज दिया जाता है। विशाखा दिशानिर्देश की प्रमुख विशेषताएं, सेलिएंट फीचर्स ऑफ विशाखा गाइडलाइंस। विशाखा नियम 1997 के एक फैसले में सुप्रीम कोर्ट द्वारा स्थापित किए गए थे। यह महिला अधिकार संगठनों द्वारा लाए गए एक मामले में था, जिसमें से एक विशाखा भी थी। उन्होंने राजस्थान की एक सामाजिक कार्यकर्ता भंवरी देवी के साथ सामूहिक बलात्कार का आरोप लगाते हुए एक जनहित का मुकदमा दायर किया था। उसने प्रतिशोध के रूप में कथित सामूहिक बलात्कार को प्रेरित करते हुए 1992 में 1 वर्षीय बेटी की शादी को रोक दिया था। कानूनी रूप से लागू करने योग्य विशाखा सिद्धांतों ने यौन उत्पीड़न को परिभाषित किया और संस्थानों पर प्रतिबंध, रोकथाम और पुनर्मूल्यांकन पर 3 महत्वपूर्ण कार्य निर्धारित किए। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न के आरोपों की जांच के लिए एक शिकायत समिति का गठन किया जाए। इन मानदंडों का विस्तार 2013 के अधिनियम द्वारा किया गया था। इसके लिए नियोक्ताओं को 10 या अधिक कर्मचारियों के साथ प्रत्येक कार्यालय या शाखा में एक आंतरिक शिकायत समिति, इंटरनल कंप्लेंट्स कमेटी (ICC) बनाने की आवश्यकता थी। इसने प्रोटोकॉल की स्थापना की और यौन उत्पीड़न के कई घटकों को निर्दिष्ट किया, जैसे पीड़ित जो किसी भी उम्र की महिला हो सकती है, नियोजित हो या नहीं, जो यौन उत्पीड़न के किसी भी कार्य के अधीन होने का आरोप लगाती है। इसका मतलब यह था कि इस अधिनियम ने किसी भी क्षमता में काम करने वाली या किसी भी कार्यस्थल पर जाने वाली सभी महिलाओं के अधिकारों की रक्षा की। कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न पर J.S. वर्मा समिति 2012
J.S. वर्मा कमेटी ऑन सेक्सुअल हैरासमेंट एट वर्कप्लेस। जस्टिस वर्मा कमेटी का गठन आपराधिक कानून में बदलाव का सुझाव देने के लिए किया गया था, जो महिलाओं के खिलाफ यौन उत्पीड़न के आरोपी लोगों के लिए तेजी से परीक्षण और कठोर सजा की अनुमति देगा। 23 जनवरी 2013 को समिति ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। कमेटी ने सुझाव दिया कि यौन अपराधों की ग्रेडिंग को भारतीय दंड संहिता 1860 आईपीसी में रखा जाना चाहिए। समिति ने निम्न 3 मुख्य बिंदुओं पर अपने सुझाव दिए। यौन हमला, सेक्सुअल असॉल्ट। समिति ने सुझाव दिया कि यौन संपर्क के गैरमर्मज्ञ रूपों को यौन हमला माना जाना चाहिए। यौन हमले को व्यापक रूप से परिभाषित किया जाना चाहिए ताकि सभी प्रकार के गैरसहमति वाले गैरमर्मज्ञ यौन संपर्क शामिल हो। समिति ने प्रस्ताव दिया है कि अवांछित यौन खतरे वाले शब्दों, कृत्यों या इशारों के उपयोग को यौन हमले के रूप में वर्गीकृत किया जाना चाहिए और 1 साल की जेल, जुर्माना या दोनों की सजा दी जानी चाहिए। समिति ने निर्धारित किया कि अपराध को गंभीर नुकसान के रूप में वर्गीकृत नहीं किया जाना चाहिए, जिसे आईपीसी के तहत 7 साल की जेल की सजा दी जाती है। संघर्ष क्षेत्रों में महिलाओं के खिलाफ अपराध, ऑफेंसेस अगेंस्ट विमेन इन कॉन्फ्लिक्ट एरियाज। समिति ने प्रस्ताव दिया है कि जब यौन अपराध का संदेह हो तो सशस्त्र बलों के सदस्यों के खिलाफ मुकदमा चलाने के लिए मंजूरी की आवश्यकता को स्पष्ट रूप से हटा दिया जाए। तस्करी, ट्रैफिकिंग। कमेटी ने माना कि अनैतिक तस्करी रोकथाम अधिनियम 1956 ने तस्करी की व्यापक परिभाषा प्रदान नहीं की, क्योंकि यह वेश्यावृत्ति के उद्देश्य से तस्करी को पूरी तरह से अपराध बना देता है। इसने आईपीसी के दास्ता कानूनों में संशोधन का प्रस्ताव रखा ताकि धमकी, जबरदस्ती या प्रोत्साहन द्वारा तस्करी को अपराध बनाया जा सके। इसने अवैध व्यापार किए गए व्यक्ति के रोजगार को अपराधीकरण करने की भी वकालत की। महिलाओं का यौन उत्पीड़न, रोकथाम, निषेध और निवारण अधिनियम 2013, सेक्सुअल हैरासमेंट ऑफ विमेन एक्ट 2013। 2013 में कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न, रोकथाम, निषेध और निवारण अधिनियम कानून बन गया। इसने यौन उत्पीड़न को परिभाषित किया, शिकायत दर्ज करने और जांच करने के लिए प्रक्रियाओं की रूपरेखा तैयार की और उचित कार्रवाई निर्दिष्ट की। इसने पहले से मौजूद विशाखा मानदंडों का विस्तार किया। कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न को महिलाओं के समानता, जीवन और स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लंघन माना जाता है। कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न अधिनियम 2013 में पारित किया गया था। कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न, रोकथाम, निषेध और निवारण अधिनियम 2013 महिलाओं के लिए सुरक्षित कार्यस्थान सुनिश्चित करने और महिलाओं की स्थिति और अवसर की समानता के अधिकार का सम्मान करने वाले सक्षम कार्य वातावरण का निर्माण करने के लिए अधिनियमित किया गया था। महिलाओं का यौन उत्पीड़न, रोकथाम, निषेध और निवारण अधिनियम 2013 कहता है कि यदि यौन उत्पीड़न के किसी कृत्य या व्यवहार के संबंध में निम्नलिखित परिस्थितियां होती है या मौजूद है, तो यह कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न की श्रेणी में आ सकती है। उसके रोजगार में तरजीही व्यवहार का निहित या स्पष्ट वादा, उसके रोजगार में हानिकारक व्यवहार की निहित या स्पष्ट धमकी, उसकी वर्तमान या भविष्य की रोजगार स्थिति के बारे में निहित या स्पष्ट धमकी, उसके काम में हस्तक्षेप करना या उसके लिए डराने धमकाने वाला या आक्रामक या शत्रुतापूर्ण कार्य वातावरण बनाना, अपमानजनक व्यवहार जो उसके स्वास्थ्य या सुरक्षा को प्रभावित कर सकता है। अधिनियम को लागू करने में अधिकारियों की उदासीनता, एपैथी ऑफ द अथॉरिटीज इन इम्प्लीमेंटिंग द एक्ट, कानून की निगरानी और क्रियान्वयन के लिए सरकारी अधिकारियों की ओर से पहल का अभाव देखा जाता है। 2013 के अधिनियम के तहत
राज्य प्रशासन ने जिला अधिकारियों या स्थानीय समितियों को नियुक्त करने की भी जहमत नहीं उठाई। कुछ कार्यालयों में नोडल अधिकारी या आंतरिक शिकायत समितियों की नियुक्ति नहीं की जाती है। कार्यस्थल की रिपोर्टिंग सुनिश्चित करने और वार्षिक अनुपालन रिपोर्ट एकत्र करने में कोई प्रगति नहीं हुई है। इसलिए कामकाजी महिलाओं की सुरक्षा के लिए बनाए गए कानून में रुकावट आ गई है। अधिनियम की चुनौतियां, चैलेंजेस ऑफ द एक्ट। महिलाओं का यौन उत्पीड़न, रोकथाम, निषेध और निवारण अधिनियम 2013 उन महिलाओं पर लागू नहीं होता है जो कृषि या सैन्य बलों में काम करती है। ये मुख्य रूप से पुरुष प्रधान उद्योग है। कानून पुरुषों, ट्रांसजेंडर और ट्रांससेक्सुअल लोगों द्वारा अनुभव किए गए यौन उत्पीड़न को संबोधित नहीं करता है। कई निजी फर्मों में कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न के आरोपों की जांच के लिए आंतरिक शिकायत समिति, इंटरनल कंप्लेंट्स कमिटी, ICC नहीं है। अधिनियम उत्पीड़न पर चुप है और इसमें न तो निवारक और न ही उपचारात्मक प्रक्रियाएं हैं। अधिकांश समितियों में ऐसे सदस्यों की कमी होती है जो जिला और उनके महत्व सहित जांच के संचालन में शामिल कानूनी जटिलताओं के जानकार होते हैं। प्रत्येक शाखा या कार्यालय में 10 या अधिक कर्मचारियों के साथ एक आंतरिक शिकायत समिति की स्थापना करना चुनौतियों का सामना कर सकता है। आंतरिक शिकायत समिति के पास अब एक दीवानी अदालत का अधिकार है। हालांकि इसके लिए सदस्यों को कानूनी पृष्ठभूमि की आवश्यकता नहीं होती है और कानूनी प्रशिक्षण के लिए कोई अवसर नहीं होते हैं। झूठे या दुर्भावनापूर्ण आरोप की स्थिति में बिल शिकायतकर्ता के खिलाफ कार्रवाई की अनुमति देता है। यह पीड़ितों को शिकायत दर्ज करने से हतोत्साहित कर सकता है। स्थानीय शिकायत समिति 2 अलग-अलग संगठनों को संदर्भित करती है। इन समितियों के अधिकार, संरचना और कार्यों को बिल में सटीक रूप से परिभाषित नहीं किया गया है। कई अन्य देशों के यौन उत्पीड़न नियमों के विपरीत यह विधेयक पुरुषों को कवर नहीं करता है। सख्त प्रावधानों की आवश्यकता, नीड फॉर स्ट्रिक्टर प्रोविजंस। आंतरिक शिकायत समिति ICC को 2013 के अधिनियम के तहत एक दीवानी अदालत की शक्तियां दी गई है। यह परिभाषित किए बिना कि क्या सदस्यों की कानूनी पृष्ठभूमि होनी चाहिए। यह देखते हुए कि ICC ने कानून के दायरे में एक महत्वपूर्ण शिकायत निवारण प्रक्रिया स्थापित की, यह एक महत्वपूर्ण अंतर था। ICC के संविधान का पालन करने में विफल रहने के लिए 2013 के कानून के तहत नियोक्ताओं पर केवल $50,000 का जुर्माना लगाया गया था। यह सुनिश्चित करने के लिए अपर्याप्त साबित हुआ कि नियोक्ताओं ने समय पर ICC का गठन किया। भारत में किए गए कानून और उपाय, लॉस एंड मेजर्स अंडरटेकन इन इंडिया। IPC में प्रावधान, प्रोविजंस इन IPC। यौन उत्पीड़न भारतीय दंड संहिता IPC के प्रावधानों द्वारा एक महिला की शील भंग से निपटने के लिए या तो बल, धारा 354 या शब्द, हाव भाव या कार्य, धारा 509 द्वारा निपटाया गया था। इसके अलावा 2013 का आपराधिक कानून संशोधन अधिनियम भारतीय दंड संहिता में धारा 354 जोड़ता है। यह कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न के लिए पर्याप्त दंड का भी प्रावधान करता है। महिलाओं के खिलाफ सभी प्रकार के भेदभाव का उन्मूलन सीडो। भारत ने 1980 में महिलाओं के खिलाफ सभी प्रकार के भेदभाव के उन्मूलन, कन्वेंशन ऑन द एलिमिनेशन ऑफ ऑल फॉर्म्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट विमेन सीडो पर कन्वेंशन की पुष्टि की। बाद में भारत ने संधि की भी पुष्टि की। आंतरिक शिकायत समिति ICC, इंटरनल कंप्लेंट्स कमिटी ICC। प्रत्येक संगठन में एक आंतरिक शिकायत समिति ICC आवश्यक है। 10 या अधिक कर्मचारियों वाले प्रत्येक कार्यालय या शाखा में एक ICC होना चाहिए।
जब पोर्टल का उपयोग करके कोई शिकायत की जाती है तो उसे तुरंत आंतरिक शिकायत समिति (आईसीसी) के पास भेज दिया जाता है। मी टू अभियान, मी टू कैंपेन। मी टू सोशल मीडिया अभियान के बाद केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न से निपटने के लिए न्यायमूर्ति JS वर्मा के नेतृत्व में एक समिति की स्थापना की। MWCD द्वारा हैंडबुक बाय MWCD। महिला और बाल विकास मंत्रालय MWCD ने काम पर यौन उत्पीड़न पर एक हैंडबुक जारी की है। गाइड कार्यस्थल यौन उत्पीड़न व्यवहार के विशिष्ट उदाहरण प्रदान करता है। निष्कर्ष, कंक्लूजन। महिलाओं को इस तरह की सुरक्षा देने से न केवल उनकी काम करने की स्वतंत्रता बढ़ेगी, बल्कि विदेशी नागरिकों के लिए करियर के अवसरों के लिए यहां आने के अतिरिक्त अवसर भी खुलेंगे। कुल मिलाकर इससे भारत को फायदा होगा, लेकिन इस पर सख्ती से अमल करने की जरूरत है। इसके अलावा कानून की नज़र में प्रत्येक नागरिक के साथ समान व्यवहार किया जाना चाहिए और इसलिए पुरुषों को शामिल करने के लिए कानून का विस्तार किया जाना चाहिए। दोस्तों, मैं आशा करती हूँ कि आपको यह वीडियो से बहुत सीखने को मिला होगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हमारे दूसरे साथी भी आपके माध्यम से जानकारी प्राप्त कर सकें।